आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप नेक्स्ट 75 डेज में किस तरह टॉप 5 एनएलयूज जो क्लैट पीजी एग्जाम के अंदर आपको मिलते हैं, कैसे आप उनको बहुत ही आराम से अचीव कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, क्या चीजें आपको करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट छोड़ने हैं, केस लॉस कौन से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, क्या रेंज होगा, क्या पढ़ाई का तरीका है, सारी बातें पूरा डे बाय डे स्ट्रेटजी के साथ हम लोग करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में कि जितनी प्रिपरेशन है, अगर आपको बिल्कुल मेरे हेल्प के साथ एकदम बिना किसी दिक्कत के और आपको कहीं और भटकने की अगर मान लो दिक्कत हो रही है कि यहाँ से स्टडी मटेरियल उठा लूँ, वहां से पढ़ाई कर लूँ, यहाँ से मॉक पेपर मिले, सारी चीजें आपको एक जगह प्रोवाइड कर रहा है संभव लॉ। केवल अपने चैंपियन सब्सक्रिप्शन कोर्स में केवल 4899 में आपको सारी चीजें जो आपको चाहिए ये एग्जाम क्रैक करने के लिए मिल जाएंगी, जहां पे वीडियो लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड रहेंगे पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट्स के। अलॉन्ग विद दैट आपके 70 मॉक पेपर्स और 50 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स मिलेंगे। उसके अलॉन्ग में रीसेंट और लैंडमार्क केसेस जितने आपके हैं, अलॉन्ग में जितने आपके अमेंडमेंट्स और बाकी सारी चीजें हैं, पूरा हम लोग पैकेज यहाँ पे आपको पूरा दे रहे हैं। फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली सोच सकते हो। अब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मेरा जो टारगेट है ना वो क्या होने वाला है स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर आप बात करते हो सबसे पहले एनएलएस आईयू की, ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉलेज है जिसके लिए केवल 75 प्लस की आपको जरूरत होती है स्कोर की। इसके बाद के जो कॉलेज जैसे मान लो नलसार के लिए आपको 70 चाहिए और बाकी जो 3 कॉलेज उसके लिए अगर आप 65 प्लस भी स्कोर कर ले रहे हो तो आपका अच्छा खासा चांस बन जाता है कि आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिनके में कि भोपाल, जोधपुर और कलकत्ता आता है। तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको स्कोर करना है, क्या आपको करना है। ठीक, अब बात करना शुरू करते हैं पेपर पैटर्न से, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको टोटल देखो 120 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि आपको 2 घंटा मिलेगा, 1 मिनट 1 क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे 1/4। उसके बाद आपको 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो यहाँ पर मिलने वाला है, बिकॉज जो अभी आपके सैम्पल पेपर्स दोनों आए हैं, जिसमें सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का और दूसरा आपका केस अशफाक या फिर कोई उसका नाम है वर्सेस स्टेट ऑफ समथिंग समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा उसका पूरा नाम। ये आपके 2 केसेस है जिसमें कि ये वाला पैराग्राफ का पैटर्न फॉलो हुआ है। तो इसकी मीन्स क्या होगा कि आपको एक पैराग्राफ के अंदर 300 से लेके 500 वर्ड्स का एक पैसेज यहाँ पे मिलेगा, जिससे जुड़े हुए आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए जाएंगे। 10 में से आप समझ के चल सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका की आंसर या तो पैराग्राफ के अंदर होगा या फिर जिस केस के ऊपर वो पैराग्राफ बेस्ड है उसमें उसका आंसर होगा। फिर बाकी के जो आपके 5 या 4 या 6 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर वो आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट की नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। इससे हमें ये समझ में आएगा कि जो पेपर का पैटर्न है या जो किस तरीके से क्वेश्चंस का डिवीजन है वो क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम लोग इस चीज पे आते हैं कि आपके पास टाइम कितना बचा है और आपको किस टाइम में क्या या चीपे चीजें करनी है। सबसे पहले देखिए, आप ये जो वीडियो है ये आप कहीं ना कहीं देख रहे हो 4 तारीख, 5 तारीख या 6 तारीख, 7 तारीख के आसपास में। तो आपके पास टोटल में 75 डेज अब बचे। ठीक है, 3 तारीख को आपका पेपर है। तो यहाँ से हम लोग अगर काउंट करें तो आपको बस ये हो गया पहला, ये दूसरा महीना है, ये पहला महीना, यहाँ पे आपके पास 15 से लेके 20 दिन का टोटल टाइम है। तो मतलब 75 दिन टोटल में हो गए। अब यहाँ पे आपको काम ये करना है कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स जो आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो के अंदर, उनको आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने में किसी तरीके से खत्म करना ही करना है। मैं आपके लिए यहाँ पे सिलेबस भी पूरा सॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है पूरा का पूरा। और नवंबर के महीने में केवल रिविजन होगी और मॉक पेपर्स लगाए जाएंगे। दैट इज सिंपल, ये हो गया। अब इसके बाद बात करना शुरू करते हैं कि जो पिरामिड है किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई शुरू होगी, किस तरीके से खत्म होगी, वो समझ लीजिए। पॉइंट क्या होता है कि सबसे पहले आती है आपकी फाउंडेशनल स्टडीज। वो इसलिए बिकॉज जब तक आप जो आपने कॉलेज में पढ़ा, ठीक है, 5 साल में या 3 साल में जब आप एलएलबी कर रहे थे, आप उसको रिफ्रेश नहीं करोगे, उसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे। आप अगर केस लॉस पढ़ने जाते हो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चाहे आप जितने मौके पर लगा लो, चाहे आप जो कर लो, कोई फायदा नहीं है। क्लैट पीजी एग्जाम में शॉर्टकट काम नहीं करता है। आपको फाउंडेशनल स्टडीज अच्छे से करनी, तभी आप केस लॉस और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस और एमसीक्यूज लगाकर बढ़िया कर पाओगे। फिर जब केस लॉस की स्टडी की बात आती है तो फाउंडेशन के साथ ही ये काम किया जाता है। अलग से नहीं होता है कि आप अलग से बैठ के केस लॉस पढ़ रहे हो। फाउंडेशन पढ़ते पढ़ते केस लॉस आपको पढ़ने, जिसमें कि आपके रीसेंट केसेस और लैंडमार्क केसेस दोनों होते हैं। और क्लैट पीजी का जो कि पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो हम लोग को दोनों चीजों को बराबर से करके चलना है। उस स्टेज में आपको पूरा बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। इसके बाद लास्ट में आप कहते हैं एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, जिससे कि आपको यह अंदाजा हो जाता है कि जो पेपर है उसका पैटर्न क्या है, और पैटर्न के हिसाब से जब मैं अटेम्प्ट करने जाऊंगा तो मैं कौन कौन से पिटफॉल्स पाऊंगा कि इस क्वेश्चन में ऐसे घुमाया गया, इस क्वेश्चन का इसका आंसर ऐसे होता है। सारी चीजें आपको वहां से समझ में आएंगी। तो ये आपके 3 स्टेप होगा किस तरीके से आपको जाना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 75 डेज के जब आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो उसके अंदर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो देख लो। सबसे पहले आपका मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में पेपर को, जो आपका सब्जेक्ट है उसको डिवाइड करा है। ठीक, इन 4 पार्ट से पहला पार्ट है आपका बिजनेस लॉ का, जो सबसे छोटा पार्ट है लेकिन बहुत ही कठिन पार्ट है। तो इसको करने में
आप ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर मान लो आपका ये पोर्शन थोड़ा अच्छा है, आप पहले से थोड़ा-सा इंटरेस्ट रखते हो और आपको आता है, तो फिर उसको आप कम टाइम भी दे सकते हो। उसके बाद दूसरा पार्ट है आपका क्रिमिनल लॉ का, जो कि 20 से 30% यहाँ पे क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। तीसरा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कि लेबर, आर्बिट्रेशन और बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं। और लास्ट में आपका आता है फैमिली, इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस और आपके टॉर्ट्स वगैरह और आईपीआर जैसे सब्जेक्ट्स। तो इनको आप कैसे-कैसे आपको करना है, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक-एक करके। सबसे पहले अगर आप बात करते हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार्ट की, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसको आपको सीधा-सीधा, बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप समझ लो 12 में से कम 4 से 5 पैराग्राफ ऐसे होंगे जो कि इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, ध्यान रखिएगा। चाहे पार्शियल तरीके से, चाहे फुल तरीके से, बिकॉज़ लैंडमार्क केसेस हमेशा इन्हीं सब्जेक्ट्स में से रेफर होके आते हैं। इसको आपको कम से कम मैं समझ के चलिए 5 से लेके 7 से लेके, अगर मान लो आपको 8 दिन भी लग रहा है, आप ले लो यार, लेकिन उसको अच्छे से करो, स्टार्ट से लेके एंड तक। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि इस बार आप समझ लीजिए कि पूरा-पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं न कहीं ओवरहॉल होने का यहाँ पे संभावना है, तो फेडरलिज्म का जो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, उसको अच्छे से देख के जाइएगा। उसके अलावा जो आपका आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, यूनियन और स्टेट के बीच के जो रिलेशंस है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अभी थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो गया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ में आप ये भी देख के चलिएगा कि जो आपका दिल्ली वाला एनसीटी का जो पूरा केस हुआ है, जिसके अंदर स्पेशल आपके जो 239 ए और डबल ए वाला आपके जो सेक्शन वगैरह है, उसके अमेंडमेंट्स और वो सब भी पूरा है, वो अच्छे से देख के जाइएगा। दीज़ सेक्शंस आर बेसिकली केसेस आर इंपॉर्टेंट। इसके बाद लेबर लॉ के अंदर आपको केवल 2 बेयर एक्ट्स करनी है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और ट्रेड्स यूनियंस एक्ट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी ऊपर-ऊपर से करिएगा। इसके अंदर भी जो कि ऐसे आपके केसेस आते रहते हैं, जो कि वर्कर राइट्स, माइग्रेशन जो आपका चलता रहता है हमेशा इधर से उधर का, थोड़ा-सा वो, इस टाइप के केसेस थोड़े से होते हैं, इसलिए इसको देखने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। इन दोनों बेयर एक्ट को ऊपर-ऊपर से केवल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसके देख लीजिए। इसके बाद एनवायरनमेंट लॉ के अंदर जब आप आते हो, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनजीटी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 3 बेयर एक्ट आपको करनी है। इसके अंदर भी आप समझ लीजिए, जो अभी टीएन गोदावर्मन वाला केस चल रहा है, चलता ही रहता है, रनिंग पिटीशन है, और आपका जो एमसी मेहता वाला अभी केस अभी चल रहा है, तो ये दोनों केसेस का थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है रिसेंट के उसमें, इसको देख के चलिएगा। और आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट है, उसको अपना कर लीजिएगा। ये पूरा करने में ये आपने मान लो 5-6 दिन ले लिए, इनको लेके आप यहाँ पे 2-3 दिन इसको ले लो। टोटल आपका हो जाएगा 10 दिन का पूरा-पूरा प्रोग्राम यहाँ पे तय। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाले पार्ट में आपका खत्म हो जाना चाहिए। इसके अंदर केस लॉज भी होने हैं और ये सब्जेक्ट्स भी हो रहे हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे, जिसपे फोकस होना चाहिए, और केसेस, वो भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला, कि आप जैसे मान लो इस बार प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे चाहिए, और आपको चाहिए क्योंकि गाइडेड मेंटर आपके साथ बैठे, जहाँ पे मैं आपके साथ पूरा रहूँगा, तो आप हमारे चैंपियंस प्रिपरेशन कोर्स में आइए। रिजल्ट आपके सामने जो हमारा रहा है पिछले 3 साल का, उसके साथ में 4899 में केवल ये आपका कोर्स रहेगा। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग ने रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर्मेट में कवर करके दे दिया यार। उसके साथ में आपके 70 मॉक पेपर्स के साथ 50 आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स रहेंगे, और उसके साथ में आपके रीसेंट लैंडमार्क केसेस और जितने आपके अमेंडमेंट्स और जो चीज़ें हैं, पूरा पूरा हम लोग कवर करके आपको दे रहे हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है, आप डेफिनिटली चेकआउट कर सकते हो इस कोर्स को। इसके बाद हम लोग बात करने चलते हैं यहाँ पे बिजनेस लॉ की। अब देखिए, बिजनेस लॉ के अंदर केवल 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ने हैं। वो है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, और दूसरा है इंडियन कंपनीज एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट को आप 3 से 4 दिन में आराम से निपटा सकते हो। कंपनीज एक्ट के अंदर भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका कॉर्पोरेट आपका जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि अभी आपके 2-3 मर्जर वाले केसेस चल रहे थे, उनके ऊपर थोड़ा-सा आपको ध्यान में देना है। यहाँ पे 2-3 जजमेंट्स आपके आए हुए हैं, उस हिसाब से। और आपको इन डेप्थ नहीं जाना है बेयर एक्ट के अंदर पढ़ाई करते हुए, आप पूरे-पूरे सेक्शंस देख रहे हो, वो नहीं। केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, केवल उनको देखिए। तो ये भी आपका 2-3 दिन में आराम से सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। ज़्यादा मुश्किल काम यहाँ पे होने नहीं वाला है। तो ये आपका टोटल जो है, मान के चलिए कि 5 से 6 दिन या 7 दिन मैक्स टू मैक्स ले सकता है, उसके ऊपर नहीं। अब इसके बाद जब ये दोनों सब्जेक्ट आप कर लेते हो अच्छे से एक बार, तब आपके पास बचता है टीपीए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एसआरए, इंसॉल्वेंसी कोड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नेगोशिएबल और पार्टनरशिप एक्ट। ये वो बेयर एक्ट्स हैं जिनको कि करना, मैं आपको इंपॉर्टेंस के हिसाब से बता दे रहा हूँ कि कौन-कौन सी आपको करनी है, कितनी करनी है, क्या करनी है। टीपीए के अंदर आप ये समझ के चलो यार कि टीपीए इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें कि केवल आप ऊपर-ऊपर से देख लो, लीज़ क्या होती है, मॉर्गेज क्या होती है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफर होते हैं, वो देख लो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ सोगा के साथ भी है, ऊपर-ऊपर से देख लो क्या होता है, मतलब गुड्स क्या होते हैं, और मतलब आपके कौन-कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं, सारी चीज़ें जो है वो बेसिक प्रोविज़न जो होते हैं वो देखो। एसआरए के अंदर भी सेम काम है, बेसिक्स देखो। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के अंदर कुछ ऐसे जजमेंट्स आए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हैं, उनको देख के थोड़ा-सा चल लो यार। और उसके अलावा जो आपका सीआईपीआर का प्रोसेस होता है, बाकी चीज़ें वो थोड़ा-सा देख लो।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रिसेंट में केसेस काफ़ी थोड़े बहुत आके रखे हुए हैं, तो उनको आपको देख के चलना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एज अ होल थोड़ा सा टाइम दे देना। एनआई एक्ट के अंदर भी सेम चीज़ है, यहाँ पे केसेस आए हुए हैं, और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर केसेस तो नहीं आए हैं, बस इंपॉर्टेंट जो बेसिक प्रोविजन उनको कर लोगे, काम आपका हो जाएगा। उसके ऊपर जाने की यहाँ पे जरूरत आपको नहीं है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे बिजनेस लॉ का पार्ट। इसको करने के लिए मैं आपको बताऊं अगर, तो ये जो आपके बेरैक्स ना, इनको और जो सब्जेक्ट्स है इनको करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 3-4 या 5 दिन मान के चलो, तो ये भी 10 दिन में पूरा आपका मामला जाएगा। सिंपल एज दैट, प्लेन एंड सिंपल, कुछ नहीं है। इसके बाद आता है आपका क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ में आप देखोगे सिंपल सिंपल आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस है, इनको सबसे इंपॉर्टेंट आप मान के चलो, खास करके सीआरपीसी में। बिकॉज अब सीआरपीसी में जैसे आप बात करते हो तीस्ता सितलवाड़ केस की, राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो वाला, एक गोंजाल्वेज वाला केस है, वो आपका अलग चल रहा है। तो इस टाइप के जो केसेस है ना, जो कि अभी फेमस पीपल जो आपके पीपल हैं उनको लेकर के है, उसका आने का काफी अच्छा ज्यादा चांस है। बेल एक ऐसा टॉपिक अब बन चुका है जो कि काफी जिसपे केसेस आ रहे हैं, जिसपे कि अब यहाँ पे हो सकता है क्लैट फोकस करे। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि जो सीआरपीसी है उसको आप अच्छे से करो, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो। इसके बाद जब आपका सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस की बात आती है, तो इसके अंदर आप केवल जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिलेबस देखते हो, तो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपने कॉलेज में पढ़ा होगा ना, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे ना वो आप कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर आपको एक पूरा डिटेल्ड ये चाहिए कि भाई कहाँ से मुझे कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसको कि आपको अभी कार्ड में मिल जाएगी, जिसमें कि हम लोगों ने पूरा कैटेगरी वाइज डिफाइन करा था कि इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट केसेस आपके, और जो आपके सब्जेक्ट्स टॉपिक्स हैं आपके जो, सॉरी, वो कौन से, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कार्ड में भी आ जाएगा, वो वीडियो देखिएगा जरूर। इसके साथ में आपके यूएपीए और पीएमएलए एक्ट, ये दोनों ऐसे एक्ट है, इसको प्लीज कर लीजिएगा। ये एक्ट करने से आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो कि एक वो बना रहेगा कि हाँ भाई आपने मिसलेनियस सब्जेक्ट्स भी करे, बिकॉज यूएपीए एक्ट का यहाँ पे रिसेंट केसेस में थोड़ा सा आए हैं, तो इसको करना इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपका पीएमएलए थोड़ा सा आप देख लेना। ये हो गया क्रिमिनल लॉ का पार्ट। इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि इसका समझ लो 4-5 दिन लगेंगे, और इसमें यहाँ पे समझ लो 1 या 2 दिन लगेगा मैक्सिमम। तो 7 से लेकर 8 दिन में क्रिमिनल लॉ का पार्ट हो जाना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर लॉज की। अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, सिंपल एज दैट। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ की मैं बात कर लेता हूँ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो बेसिक्स हैं आपका जो आपके बेसिक टॉपिक्स होते हैं, असाइलम हो गया, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, इसके अलावा जो आपके यूएन क्लॉज हो गया, फिर आपके जो इंटरनेशनल लॉ है, सोर्सेज ऑफ लॉ, जो बेसिक टॉपिक्स है वो आपको करना है। उसके साथ में आप जब टॉपिक अपना एक काम करना, सिलेबस अपने कॉलेज में खोलना, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ। ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर जो जो टॉपिक्स दिए ना, उनको यार एक बार ऊपर ऊपर से कर लो। इंटरनेशनल लॉ में वो चीज़ काम आने वाली है, और आपके जो रिसेंट में अभी जो चीज़ें चल रही है ना, उनको थोड़ा देखते हुए चलो। रशिया यूक्रेन वाला थोड़ा सा मामला जो है वो, और अभी मोदी जी जितनी चीज़ें G20 के अंदर करने वाले हैं, उसके ऊपर भी पैसे जाने का बहुत अच्छा चांस है। तो जैसे मान लो उन्होंने कोई, मान लो अभी एक स्टेटमेंट निकाला या कोई वो चीज़ दी गई, तो उसके ऊपर एक क्लोज अटेंशन रखना कि क्या चल रहा है, उसका आने का अच्छा चांस हो सकता है यहाँ पे। इंटरनेशनल लॉ के लिए ये हुआ। अब बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की। जूरिस्प्रूडेंस वो सब्जेक्ट है, आप ये समझ के चलो, जिसमें कि आपको केवल बेसिक्स करनी है। आपको बहुत डेप्थ में आप जाने का टाइम अब है नहीं कि आप बहुत डीप में जाके एक एक वो पढ़ रहे हो। आप बस इतना करो कि जो आपके मेन आपके जूरिस्ट हैं उनको देख लो, क्या बोला कैसे बोला, स्कूल्स को अच्छे से समझ लो, जो आपके ओनरशिप पोजेशन ये सब जो आपके टॉपिक्स होते हैं उनको अच्छे से कर लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो करने के बाद एमसीक्यूज लगाओ दबा के, और आप अगर मान लो संभव लॉ में कोर्स में एनरोल्ड हो, तो सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स और उस पर फोकस करो, आपका काम आराम से यहाँ पे हो जाना चाहिए बिना किसी दिक्कत के। इंटरनेशनल लॉ के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप 5 दिन, और जूरिस्प्रूडेंस के लिए 5 दिन, टोटल 10 दिन यहाँ पे 2 सिंपल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इसमें से आता है। इसके बाद अगर आप बात करते हो मुस्लिम लॉ की, मुस्लिम लॉ उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है, तो अगर आप इसको 1 या 2 दिन में निपटाना चाहते हो निपटा दो। हिंदू लॉ में ये जो आपके 4, ये दोनों आपके बेसिकली ये वाले, सॉरी 4 बोल रहे, ये दोनों एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर आप जाओ और इसको 2-3 दिन दो, और इन वाले एक्ट्स को 1 या 2 दिन में निपटा के खत्म करो, प्लेन एंड सिंपल है, ठीक है। और इसके बाद आपका आईपीआर और टॉर्ट्स का थोड़ा सा जो आपका बेसिक वाला प्रोविजन नहीं होता है कि टॉर्ट्स होता क्या है, डेफेमेशन, और उसके अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं बाकी चीज़ें, वो थोड़ा सा ऊपर से देख लो। कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन एक्ट, ये 3 चीज़ देख लो, आपका काम आराम से हो जाएगा, दिक्कत कोई होने नहीं वाली है। इसके अंदर टोटल टाइम आपका 5-5-10 दिन, और ये आपका 3-4 दिन मिला के आप ये समझ लो कि मेरे ख्याल से 11-12 दिन लगेंगे, ठीक है। 12 से ज़्यादा भी लग सकता है, मान लो 13-14 दिन लग जाए, 2 हफ्ता लग जाए, तो करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपका टोटल मैं अगर टाइम बताऊँ, 14 के पास 21 ये हो गया, और 10 उधर, 41 दिन से लेके 45 डेज यहाँ पे आपके गए, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास 30 दिन आराम से बचे हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। केस लॉज आपने कर लिया, वो आपने कर लिया, 45 डेज़ में आप प्रिपरेशन आपकी आराम से होगी। अब आपके पास जो आखिरी का 1 महीना है, वो आपको देना है किसमें? अपने रिवीजन में और अपने मॉक पेपर्स में, प्लेन एंड सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा-सा ये बात कर लेते हैं केस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो यार, केस लॉ 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं लैंडमार्क, एक होते हैं रीसेंट, ठीक है? लैंडमार्क केसेज़ आपको 2017 से लेके 2023 तक के पढ़ने हैं। ये आपके 100 से लेके 150 के आसपास होंगे। इसके लिए एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे अच्छा मिल जाएगा कंटेंट आपको, और बाकी ईयर वाइज सर्च कर लेना, मिल जाएगा। रीसेंट केसेस के लिए 2023 के केसेस कर लो, वही काफ़ी है। 2022 और 21 कर पाओ तो मोर देन इनफ आपका रहेगा। इसके लिए आपको लाइव लॉ या एससीसी लाइन ब्लॉग पे चले जाना, वहाँ पे आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। टाइप ऑफ केसेस जो आपको देखने हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन सिंपल सिंपल डिसीजन ऐसे जिसमें कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं, ऐसे जो कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज से जुड़े हुए, जैसे कि मान लो अभी तीसरा सेटलवाड़ का हो गया, या फिर जैसे राहुल गांधी का केसेस हो गया, ये देख के आपको चल रहे हैं। इसके बाद आपके ऐसे जजमेंट्स जो कि किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, के नजीब और ये सब का, और ऐसा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी वगैरह टेस्ट करते हैं, उन सबको आपने देख लिया। इस टाइप के आपको केसेस ढूंढने हैं। पढ़ने का जहाँ तक स्टाइल है और किस तरीके से क्या करना है, उसका मैं अगर आपको बताऊं, नेम ऑफ केस, कोरम जो होती है वो आपको देख के चलनी है सारे के सारे केसेस के लिए। इंपॉर्टेंट जजमेंट जो होता है वो केवल आपके देखोगे लैंडमार्क केसेस के लिए, रिसेंट केसेस के लिए जरूरत नहीं है देखने की उतना। उसके बाद जो लॉज इन्वॉल्व रहते हैं, जो रेशियो डिसिडेंडाई होता है, रेशियो डिसिडेंडाई, वो आपको देखना है सारे केसेस में, रिसेंट लैंडमार्क सब में देखना है। जो आपके प्रिंसिपल्स वगैरह और जो जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है वो केवल लैंडमार्क केसेस में आपको देखना है, रिसेंट केसेस में उतना देखने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो कि प्रिपरेशन के अंदर आखिरी के जो 30 दिन है आपके, उसके अंदर आप अच्छे से कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट 20 से 30 मॉक पेपर्स लगा के जाओ। आपका केस लॉस का रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। अब जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें आप नोट्स बनाने पे उस पे इतना ध्यान मत दो, आप जल्दी जल्दी लेक्चर्स देखकर या यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई करके जल्दी जल्दी खत्म करो सब्जेक्ट को अपने, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं केवल उन्हीं को करो, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मान लो कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीज़ है, फिर आपको कोर्स में एनरोल करना, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।